दोस्तों कहते हैं ना, जो बार बार हारता रहे और एक बार जीते तो इतिहास बन जाता है। कुछ ऐसा हुआ चोंग जीवोंग के साथ, जो 4 बार घर से भागे पर 3 बार उनके पिता ने पकड़ा। जब चौथी बार भागे तो घर नहीं लौटे और खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। चलिए जानते हैं जीरो से हीरो बनने की कहानी। चोंग जीवोंग का जन्म 1915 में नॉर्थ कोरिया के एक छोटे गांव टोंगचोंग में हुआ था। उस समय कोरिया जापान के कंट्रोल में था। खराब इकोनॉमी क्राइसिस और प्रतिबंध की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। चोंग के पिता किसान थे। चोंग को भी खेती करनी पड़ती थी। उनकी घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। चोंग कभी कभी सोचा करते थे कि हमें अपने पिता की तरह ही खेती करनी पड़ेगी। चोंग का सपना था पढ़ लिख कर टीचर बनने का। पैसों की तंगी की वजह से पढ़ नहीं पाए। चोंग के पास रास्ते दो ही थे, या वो अपने पिता के साथ खेती करे या वह घर से भाग जाए। चोंग ने दूसरा रास्ता अपनाया और 16 साल की उम्र में घर से भाग गए। वो भी 4 बार। 3 बार तो उनके पिता ने पकड़ा और चौथी बार भागे तो घर नहीं लौटे। चोंग को बाहरी दुनिया पसंद आ गई और वह सीधे सियोल पहुंचा। वहां जाकर लेबर और स्टाफ सर्वर फैक्ट्री में हैंडमैन का काम किया। फिर उन्हें एक वैक्यूम स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की अच्छी नौकरी मिल गई। कंपनी का मालिक उनके काम से इम्प्रेस हुआ और उसे स्टोर अकाउंटेंट बना दिया। कुछ दिन बाद खराब हेल्थ की वजह से उस स्टोर को चोंग के हाथों बेच दिया। चोंग ने स्टोर का नाम बदलकर क्यू विल राइस स्टोर रख दिया। लो प्राइस में एक नया कस्टमर बेस तैयार किया। चोंग ने कुछ सालों में अच्छा पैसा कमा लिया, पर चोंग की किस्मत खराब थी। जापानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनकी राइस फैक्ट्री को बंद कर दिया। दरअसल चाइना से चल रहे वार की वजह से कोरिया में राइस रेशनिंग सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे कि जापान और उनकी आर्मी को राइस सप्लाई किया जा सके। अब चोंग के पास घर वापसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 1940 में वापस सियोल पहुंचे और ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ भी ना हो। फिर वह एक कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं और यह काम भी अच्छा चलता है। 3 साल में चोंग के पास 70 से ज्यादा लोग काम करने लगे थे। पर चोंग की किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। जापानीज गवर्नमेंट ने वार में इस्तेमाल करने के लिए उनके इस गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। सियोल में बढ़ते तनाव को देखते हुए चोंग अपने घर वापस आ गया। चोंग के पास इतने पैसे थे कि वो अपने अगले बिजनेस को खड़ा कर सके। फिर 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया। फिर बिना किसी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के चोंग ने अपने गैरेज को हुंडई सर्विस सेंटर के नाम से स्टार्ट किया और यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम करने लगे। फिर सिविल कंस्ट्रक्शन के फील्ड में उतरे। चोंग हुंडई सिविल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। कोरियन गवर्नमेंट के वार में डैमेज हुए मैन्युफैक्चरर और इंस्टीट्यूट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए चोंग की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हुंडई सिविल इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। सोयाग डैम, गोंगवोंग एक्सप्रेस, उसांग की दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड, कोरियन न्यूयार्ड प्लांट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हुंडई ने कंप्लीट किए हैं। हुंडई कोरिया की एक फास्टेस्ट ग्रो कंपनी बन गई। हुंडई ने अपने काम को यहाँ तक नहीं रखा, इंटरनेशनल तक भी ले गए। दुबई का जुवेल इंस्टीट्यूट, हार्विल प्रोजेक्ट, बेरनी का शिप बिल्डिंग रिपेयरिंग यार्ड हुंडई का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इतनी ग्रोथ के बाद चोंग ऑटो सेक्टर में और ग्रोथ करना चाहते थे। साल 1960 में गवर्नमेंट की पॉलिसी ने हुंडई की ऑटो मोटर्स में एक अलग जगह बना दी। गवर्नमेंट ने यह रूल बना दिया कि कोई विदेशी ऑटो मोटर्स कंपनी साउथ कोरिया में केवल लोकल पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस कर सकता है। हुंडई के पास कार बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। चोंग ने 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की और फोर्ड मोटर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उल्सन में सिर्फ 6 महीने में एक लार्ज असेंबली लाइन खड़ी कर दी। और हुंडई ने अपने सबसे पहली हुंडई क्रोटीना कार को लॉन्च कर दिया। पर यह कार साउथ कोरिया की वर्ल्ड वार की सड़कों को झेल नहीं पाई और यह फेल हो गई। लोग इस कार का रिफंड भी मांगने लगे। वही एक तरफ बाढ़ ने सिविल लाइन को जाम कर दिया। लोग तो सलाह देने लगे कि यह कंपनी बंद कर दो। चोंग ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं था और असेंबली लाइन को ठीक करके फिर से काम स्टार्ट किया। तो फोर्डिना की सेल में तेजी से ग्रोथ हुई। 1974 में फोर्ड मोटर्स के साथ कुछ बातचीत की वजह से चोंग ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। फोर्ड मोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हुंडई ने अमेरिका के मित्सुबिशी मोटर्स के साथ इंजन और एक्सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगली कार डिजाइन के लिए इंजीनियर की पूरी टीम को हायर कर लिया। नई कार हुंडई पोनी को $5900 में लॉन्च किया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। यूनाइटेड स्टेट में इस कार को इनिशियल नेम की वजह से लॉन्च नहीं किया गया। हुंडई ने 1985 में अपनी दूसरी कार हुंडई एक्सेल को बनाया। इस कार को यूएस मार्केट में बेचने का परमिशन मिल गया। हुंडई की कार में एक प्रॉब्लम आने लगी। मार्केट में कई एडवांस फीचर वाली कार थी, लेकिन हुंडई की कार में कोई एडवांस फीचर नहीं थे। चोंग ने अपनी टीम के साथ मिलकर एडवांस फीचर कार हुंडईयान, सोनाटा, एलेंट्रा को मार्केट में उतारा। इन कार ने हुंडई की कार की सेलों को और बढ़ा दिया। साल 1998 में हुंडई ने किया मोटर्स पर अपना कब्जा कर लिया। इन दोनों ने मिलकर मार्केट में एक अलग पहचान बना ली।
2004 में हुंडई ने टोयोटा के बाद दूसरी बेस्ट इनिशियल ब्रांड क्वालिटी का खिताब भी अपने नाम कर लिया। बात अगर हुंडई की इंडियन मार्केट में इंटर करने की करें, हुंडई ने सेंट्रो कार के साथ इंटर किया, जिससे खूब पसंद किया गया। आज हुंडई मोटर्स मारुति सुजुकी के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जो मारुति के पास सबसे ज्यादा हुंडई और किया की कार सेल होती है। दोस्तों, चौंग का सपना था एक अमीर व्यक्ति बनने का, वह पूरा हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।